स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। और आज हम फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और अगर इसे अंग्रेजी में बोले तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अर्थात अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आज हम व्यंजक पढ़ेंगे। ये डेरिवेशन जैसे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लेंदी है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एक सरदर्द रहता है। तो आज हम इसे एकदम आसान भाषा में इसे सॉल्व करेंगे और एकदम इसको आप कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में ये सब आपको हम याद करा दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हम देखते हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है उसके लिए हम सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। और जैसे कि कल ही हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो हमने देखा था कि जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस तरह से मिलकर बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कर देंगे। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, अल्प दूरी। यहाँ 2a क्या है, अल्प दूरी। कल ही हमने जाना था कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें दो विजातीय आवेश यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश होता है तथा ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब हम देखेंगे कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हमने सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया। विद्युत द्विध्रुव को का नाम हमने क्या दिया, A और B। बिंदु A पर हमने प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर हमने माइनस Q आवेश रखा है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। यदि विद्युत द्विध्रुव जो हमने लिया है उसका मध्य बिंदु क्या हो, O हो। तो अगर ये मध्य बिंदु O होगा तो मध्य बिंदु यानी बीच में बिंदु, तो अगर हम OA बराबर देखें और OA बराबर देखें और OB देखें तो मध्य बिंदु किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अर्थात OA बराबर OB बराबर दोनों की वैल्यू कितनी होगी, A। क्योंकि A से B के बीच की दूरी 2a है तो इसका मध्य बिंदु 2a को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो 2a में अगर हम दो का डिवाइड करते हैं तो OA की वैल्यू भी A होगी और OB की वैल्यू भी A होगी। तो हम देखते हैं अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम देखते हैं कि जो AB है, AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ की गई है तो उसके अक्ष में ही, अक्ष के अनुदिशी उसे थोड़ा सा हम बढ़ा दें तो वो अच्छी स्थिति कहलाती है। और अक्ष के अन्यत्र कहीं और रखें, कोई बिंदु ले लें तो वो निरक्षी स्थिति कहलाती है। और अगला जो व्यंजक होगा हमारा वो निरक्षी स्थिति में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र का वर्णन कर देते हैं। जैसा हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें फिजिक्स में डायग्राम की ज़रूरत होती है। डायग्राम की हम एक कल्पना करते हैं। जैसे हमने ये जो चित्र बनाया है इसका हमने एक कल्पना किया है और इसी कल्पना से जो बने चित्र को है एज्यूम किया था जिस चित्र को हमने, पहले हम उसके चित्र के बारे में इसको समझा देते हैं और फिर आगे हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक AB एक क्या है हमारा, विद्युत द्विध्रुव है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाने के बाद चित्र को समझाते हैं। तो हम लिख देते हैं चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है।
ए बी का मध्य बिंदु O है, और जब ए बी का मध्य बिंदु O है तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना होगा A, क्योंकि मध्य बिंदु किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2a दूरी पर रखे हैं। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और ये बिंदु P किस स्थिति में है? अच्छी स्थिति में, जो कि हमें प्रश्न में ही बताया गया है। तो हम बोलते हैं मध्य बिंदु O से r दूरी में अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो बिंदु हैं अलग अलग A और B, तो दोनों के कारण हम अलग अलग तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम चित्र का पुनः वर्णन करते हैं। तो हम बोलते हैं माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर रखे हैं। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, अर्थात OA बराबर OB बराबर A। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हम चित्र का वर्णन कर लेते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो इस विद्युत द्विध्रुव में एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। बिंदु A पर +q आवेश रखा है और बिंदु B पर -q आवेश रखा है। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आवेश के कारण उत्पन्न होता है, और हमारे पास यहाँ बिंदु A पर +q आवेश और बिंदु B पर -q आवेश है। अतः पहले हम इस बिंदु पर स्थित इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर हम ज्ञात करेंगे इस बिंदु पर स्थित इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम वैसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये जो लाइन है इसे हम बिल्कुल भी रटने का प्रयास नहीं करेंगे, हम सीधा देखते हैं कि जो चित्र है उसी की सहायता से ये लाइनें हम बोल देते हैं। तो हम फिर से देखते हैं इसे। बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इंटेंसिटी बोलते हैं, यानी चार्ज की इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अतः हम इसे E से डिनोट करते हैं। चूंकि हमको बिंदु A और बिंदु B दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम इसे पहले वाले को मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर, हमने कल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र था E बराबर F/Q0, और F जो है वो कूलाम बल है, और कूलाम बल का सूत्र हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/Q r²। तो Q0 से Q0 अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो E1 यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/AP²। यहाँ AP यानी बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी है। तो हम E1 लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/AP²। और यहाँ हम देखते हैं AP की दिशा। तो अगर हम E1 की दिशा देखें तो हमें तीर की दिशा में अगर जाएं तो E1 की दिशा कहाँ से कहाँ है? A से P की ओर, इसलिए हम लिख देते हैं AP के अनुदिश। यहाँ K क्या है? तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है हम इसे K परावैद्युतांक के माध्यम में रख देते हैं, अर्थात यहाँ K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। अब हम यहाँ AP लिखा है, हम AP की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुनः हम चित्र में आते हैं तो हम देखते हैं कि AP बराबर, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ O से P के बीच की दूरी कितनी है? R है, और हमें क्या फाइंड करना है? AP। तो अगर हम देखें कि OP में अगर हम OA को माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? AP प्राप्त होगा। तो अगर हम OP में OA माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? AP। तो हम लिखते हैं AP बराबर OP माइनस OA। तो AP बराबर OP की वैल्यू कितनी है? O से P के बीच की वैल्यू कितनी है? R। तो R रख देते हैं, माइनस OA की वैल्यू कितनी है? A। तो OA की जगह कितना रख देते हैं?
ए। तो E1 बराबर, अब AP की वैल्यू हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे AP की वैल्यू है r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हम इधर रख देते हैं r माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात हो जाता है। अब इसी प्रकार हम बिंदु B के लिए निकालते हैं, तो अब हम लिखते हैं इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हमने E1 मान रखा है तो इसे हम E2 मान लेते हैं। सूत्र पुनः वही कूलाम का, जो कूलाम की सहायता से हमने जो सूत्र निकाला था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे, और यहाँ अगर हम देखें तो B से P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, BP, तो दूरी यानी BP का स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आवेश माइनस Q था, लेकिन अगर हम PB की दिशा देखें, E2 की दिशा देखें, तो E2 की दिशा कहाँ से कहाँ है, P से B की ओर। तो जैसे ही दिशा बदलती है तो चिन्ह भी बदल जाते हैं, तो यहाँ जो माइनस Q था वो प्लस Q हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ BP की दिशा न लिख के हम PB की दिशा लिखते हैं। तो अगर हम इसे PB के अनुदिश लिखते हैं तो ये माइनस Q प्लस Q हो जाता है। अतः सूत्र बनता है E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे BP स्क्वायर। तो अब यहाँ पुनः हम चित्र से BP की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो किंतु BP बराबर अगर आप देखेंगे तो हमें अब B से P के बीच की दूरी निकालना है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास OP बराबर कितना है, R है, और OB बराबर कितना है, A है। तो अगर हमको BP निकालना है तो हम OP में OB को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, BP। तो हम लिख देते हैं BP बराबर OP प्लस OB। तो BP बराबर OP की वैल्यू देखें तो कितनी है, R, तो OP की जगह कितना ट्रांसफर कर देते हैं, R, और OB की वैल्यू है A, तो हम इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं A। अब जब हमें BP की वैल्यू मिल चुकी है तो इस BP की वैल्यू को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, यानी हम यहाँ रख देते हैं। तो हम देखते हैं अतः E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से उतार देते हैं, Q बटे BP की वैल्यू रख देते हैं R प्लस A का होल स्क्वायर। तो इस स्थिति में हमारे पास E2 यानी बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात हो जाता है। अब हमारे पास E1 और E2 हमारे पास हैं, लेकिन हमें क्या निकालना था, अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हम देखते हैं कि जो E1 और E2 हैं वो एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हुआ E1 और ये हुआ E2। E1 और E2 को देखेंगे तो ये एक ही रेखा के अनुदिश काम कर रहे हैं, किंतु E1 की दिशा बाएं हाथ की तरफ है यानी लेफ्ट साइड है, तथा E2 की दिशा दाएं तरफ है, अर्थात दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। तो हम लिख देते हैं कि E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश कैसे, विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि E1 के बटे में अगर देखें तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम किसी संख्या को माइनस करके उसका भाग करें तो वैल्यू कम होती है, और यहाँ R प्लस ए का भाग हो रहा है। मतलब अगर हम R की वैल्यू 2 माने और R की वैल्यू 3 माने और A की वैल्यू 2 माने, तो यहाँ 3 माइनस 2 यानी 1 का भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 प्लस 2 यानी 5 का भाग करना पड़ेगा। और जब हम बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो मान कम आएगा, और जब हम छोटी संख्या से भाग करेंगे तो मान अधिक आएगा। तो हम यहाँ पाते हैं कि जो E1 है वो E2 से बड़ा है। तो अगर E1 E2 से बड़ा है तो हम लिख देते हैं कि अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर, चूंकि E1 E2 से बड़ा है अतः हम E1 में E2 को क्या कर देते हैं, माइनस। और यहाँ माइनस चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, लेकिन कैसे कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में। तो अगर E1 को हम पॉजिटिव माने तो E2 की दिशा विपरीत है, इसलिए इधर हम माइनस साइन लगा देते हैं। और हम यहाँ क्या लिख देते हैं, AP के अनुदिश। तो देखिए
ए से पी की दिशा में E1 प्लस लिए और ए से पी की दिशा में, और ए से पी जाना है हमें, लेकिन E2 कहाँ जाता है, पी से बी की दिशा में, तो इसलिए अगर हम यहाँ AP के अनुदिश लिखें तो E1 माइनस E2 लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ E1 की वैल्यू और यहाँ E2 की वैल्यू पहले से मौजूद है, तो हम E1 और E2 की जो वैल्यू है हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो E बराबर E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, और माइनस लगा के E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q दोनों में कॉमन है, अतः हम इन दोनों से इसमें कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालते हैं तो इधर ऊपर अंश में कुछ नहीं बचता है, यानी न्यूमरेटर में 1 बचता है, तो 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है और ये सारी वैल्यू बाहर निकल जाती है कॉमन लेने पे, तो 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। इसी को आगे देखते हैं, E बराबर, इसे हम उसी तरह से फॉलो करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों हर में हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर, तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा कर देते हैं, तो इसका इससे गुणा करते हैं तो R प्लस A का होल स्क्वायर और इसका इधर गुणा करते हैं तो R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसे हम A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल देते हैं और यहाँ की वैल्यू को एज इट एज उतारते चलते हैं। तो यहाँ R प्लस A का होल स्क्वायर यानी A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR। यहाँ R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाता है, A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाता है और 2AR और 2AR बचता है, अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। इसे पुनः इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q यहाँ 2AR और 2AR आपस में प्लस होके कितना हो जाता है 4AR, और अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ हमने कल पढ़ा था कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2A होता है। हमने कल ही पढ़ा था कि किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ हम इसे ऐसे सेट करते हैं कि यहाँ से Q और ये जो 4A है इसको 2 मल्टीप्लाई 2A लिख देते हैं, तो यहाँ Q गुणे 2A बना देते हैं, और न्यूमरेटर में A माइनस B और A प्लस B यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला से इसको सॉल्व कर देते हैं। अब चूंकि दोनों का स्क्वायर कॉमन था तो हम इसका स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि Q गुणे 2A की जगह अगर हम P रख दें तो Q गुणे 2A की जगह P रखने पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2R एज इट एज रहता है और Q गुणे 2A की जगह P आ जाता है तो 2PR बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब यदि हम कुछ कंडीशन अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि यदि A का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो R का मान A की तुलना में बहुत बड़ा हो, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि A इज़ वेरी 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 लेस देन R। तो हम R स्क्वायर, जब A का मान R की तुलना में बहुत छोटा है तो हम A के मान को छोड़ देते हैं, यानी उसकी क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ होता है कि अगर A का मान बहुत छोटा है, अर्थात पहले ही हमने कहा था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि विद्युत द्विध्रुव का मान या तो बहुत छोटा है या तो बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के बहुत नज़दीक है। तो जैसे ही हम A स्क्वायर की उपेक्षा करते हैं तो यहाँ A स्क्वायर की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR, और A स्क्वायर की जगह 0 लिखते हैं तो R का पावर स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो R की पावर 4,
ऊपर एक आर से एक आर को कैंसिल कर देते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³, और इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। आगे हम देखते हैं कि वायु या निर्वात के लिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू कितनी होती है, 1। हमने पढ़ा था वायु या निर्वात यानी SI पद्धति में जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, 1। तो हम समीकरण 2 में k की जगह 1 रख देते हैं, तो हम देखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और ये जो हमें सूत्र प्राप्त होता है यही अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट सूत्र है। और इस तरह से हम अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर हम जल्दी से पुनः रिवाइज करें, तो हम रिवाइज करने के लिए जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बाकी तो मैथमेटिकल पोर्शन है, और मैथमेटिकल पोर्शन है तो उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम एक एज्यूम करें कि जो आपके हाथ में एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो आपके हाथ में एक पेन होगी, इस पेन को ही हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव का इस बिंदु को अगर हम मान लें A और इस बिंदु को मान लें B, तो बिंदु A पर कौन सा आवेश रखेंगे, +Q, और बिंदु पर B पर कौन सा आवेश रखेंगे, -Q आवेश। मान लीजिए जहां से हमने इसे पकड़ के रखा है तो ये मध्य बिंदु है, तो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो अगर ये मध्य बिंदु O है तो ये मध्य बिंदु इस मार्कर को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, वहां हमें वही ज्ञात करना है जो प्रश्न में पूछा है, और हमें अच्छी स्थिति में ही बिंदु P लेना है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु O से r दूरी पर, यानी यहाँ पास कोई बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E यानी इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी से इमेजिनेशन करके चित्र का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि माना एक, ये क्या है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु अगर O है तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो OA बराबर OB बराबर कितना, A। अगर इस देखें कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कितनी दूरी पर रखें, 2a दूरी पर रखें, तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारा इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो ये बड़े बड़े व्यंजक भी हमारे लिए कुछ नहीं है, और अगर हम इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं या फिर जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं या तो अगर हम विश्लेषणात्मक प्रश्न करते हैं तो वो करने में हमें सहूलियत रहती है। तो इस मार्कर की सहायता से, यानी जो आपके हाथ में पेन होगी उसी को अगर आप विद्युत द्विध्रुव मान लें तो उसी को आप एग्जाम हॉल में डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। अब देखिएगा हम पूरा का पूरा व्यंजक इस चित्र की सहायता से सॉल्व कर देंगे। तो माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर रखे हैं। माना इस विद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखा गया है, K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। माना विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है, अर्थात OA बराबर OB बराबर कितना, A। मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो हमें पहले +A के कारण, फिर +B के कारण और फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम क्या मान के रखे हैं डायग्राम में, E1, तो हम लिख देते हैं E1।
और कल ही हमने कूलाम के नियम से पढ़ा था कि कूलाम के नियम में जो बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q 0, तो वो Q से Q कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP²। और यहाँ अगर आप देखें तो हम किस दिशा में गए हैं, A से P, तो E1 की दिशा कहाँ से कहाँ है, A से P, यानी तीर की दिशा किधर बताती है, AP की ओर। अब हम यहाँ AP की वैल्यू चित्र से फाइंड कर लेते हैं। तो AP बराबर निकालना है हमें, तो AP की वैल्यू फाइंड करना। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ O से P की दूरी कितनी है R, और O से A की दूरी कितनी है A, और हमें क्या फाइंड करना है, A से P के बीच की दूरी। तो हम अगर देखें कि OP को अगर हमको फाइंड करना है तो OP बराबर हमको AP फाइंड करना है, तो हम OP में अगर OA माइनस कर दें तो कितना प्राप्त होगा, AP। तो हम लिखेंगे हमको AP फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे OP माइनस OA, और OP की वैल्यू कितनी है R, और OA की वैल्यू कितनी है A। तो यह E1 बराबर जो AP की वैल्यू आई, हम इसे यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP की वैल्यू R-A का होल स्क्वायर। अब हमें E1 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम पुनः इसी प्रकार E2 अर्थात बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हमने क्या मान के रखा है, E2। तो E2 बराबर पुनः वही सूत्र जो यहाँ हमने अप्लाई किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, लेकिन यहाँ दूरी कितनी हो गई, BP, अतः हम AP की जगह क्या लिख देते हैं, BP का स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखें कि E2 की दिशा किधर है, P से B की ओर है, और हमने BP लिखा है, तो चूंकि यहाँ -Q आवेश था तो दिशा के कारण ये क्या हो जाता है, +Q हो जाता है। अब हम यहाँ BP की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम देखते हैं कि BP की वैल्यू हमको फाइंड करना। तो अगर हम देखें कि OB में अगर OP में हम OB को प्लस कर दें तो BP प्राप्त हो जाता है। तो हम लिखेंगे BP बराबर OP प्लस OB, और OP प्लस OB, OP की वैल्यू कितनी है R, और OB की वैल्यू कितनी है A, तो R प्लस A। अब BP की जो वैल्यू हमने फाइंड की उसे हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो BP स्क्वायर यानी R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जो E1 है और E2 एक ही रेखा के अनुदिश है, तथा इनकी दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, अर्थात ये दोनों कैसे कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि E1 का मान E2 से बड़ा है। तो अगर E1 का मान E2 से बड़ा है तो हम लिखते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर E1 माइनस E2। हम यहाँ E1 माइनस E2 इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि E1 की दिशा तो AP के अनुदिश ही है, लेकिन E2 की दिशा विपरीत है, इसलिए E2 को हम माइनस ले लेते हैं। तो E बराबर यहाँ से हम E1 का वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ से E2 की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, तो हम इन दोनों से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन निकाल देते हैं। तो इधर 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अगर हम इसे आगे करें तो ये r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर का अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों का होल स्क्वायर हम a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं। अब यहाँ हम प्लस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं, 2ar ऐड होके 4ar हो जाता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो विद्युत द्विध्रुव गुण होता है वो q गुणे 2a होता है, अतः हम इसको q यहाँ है और 4a को हम 2a मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो हम इसे तोड़ देते हैं और यहाँ हम q गुणे 2a की जगह p को ट्रांसफर कर देते हैं। अब यदि हम माने कि a इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव है या तो बहुत छोटा हो या तो बिंदु p इसके बहुत नज़दीक हो,
तो हम आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान बहुत छोटा मानेंगे और इसकी हम क्या कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं, अर्थात इसके मान को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ए स्क्वायर की जगह हम 0 लिख सकते हैं या फिर इसके मान को हटा सकते हैं। तो यहाँ आर स्क्वायर और की पावर होल स्क्वायर यानी आर की पावर 4, ऊपर आर और नीचे आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³। और इसी को अगर हम देखें कि वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, तो समीकरण नंबर 2 से, और इस समीकरण 2 में k की जगह हम 1 रख देते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और अगर हम इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें यानी सदिश रूप लिखना चाहें, तो इसी का अगर हम सदिश रूप लिखें तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो यहाँ p पे भी वेक्टर का हम क्या कर देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक थोड़ा सा टफ डेरिवेशन माना जाता है, कितनी आसानी से हमने इस डेरिवेशन को सीखा, और ये यकीनन ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, और अगर हम देखें तो नीट जेई वगैरह के अगर हम एग्ज़ाम देखें या तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखें, तो वहाँ इससे बनने वाले न्यूमेरिकलों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो साथ साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमने कितनी सरल भाषा में जाना। ऐसे ही अब हम निरक्षी स्थिति में निरक्षी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, जो कि हम आगे देखते हैं। निरक्षी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हम इस प्रश्न को पहले लिख लेते हैं कि निरक्षी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम तैयार करते हैं। हमने जैसे पहले भी कहा है कि जो डायग्राम है वो फिजिक्स की जान है। अगर आपसे डायग्राम आता है तो ये पूरा व्यंजक जो आपको इतना लेंदी सा दिख रहा था, चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे निरक्षी स्थिति हो, वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। हम पीछे भी यही चीज माने थे कि AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। और जो विद्युत द्विध्रुव है वो उसका नामकरण हमने क्या किया है, AB। और अगर हम देखें कि A पर +Q आवेश और B पर -Q आवेश रखा है तथा इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2a है तथा इसका मध्य बिंदु O है, और अगर ये मध्य बिंदु होगा तो ये 2a को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो अर्थात OA बराबर OB बराबर A। अगर हम देखें कि इसका जो मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु की कल्पना करते हैं और इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब अगर हम यहाँ देखें तो अगर स्पेस में कोई चीज होती है तो उसके 2 घटक होते हैं। कक्षा 11 में आपने इस चीज को पढ़ा होगा, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम देखते हैं कि जो AP है, AP के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और जो BP है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो E1 के 2 घटक होंगे, एक होगा E1 cos थीटा इस दिशा में और E1 sin थीटा ऊपर की दिशा में। इसको हम क्षैतिज घटक बोलते हैं और इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। और इसी प्रकार E2 के भी कितने घटक होंगे, 2। एक तो होगा E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। अगर हम देखें कि यहाँ और यहाँ बनने वाला कोण हम थीटा माने तो ये इसके समान होगा और ये इसके समान होगा, तो यहाँ हम थीटा थीटा मान लेते हैं। तो चलिए चित्र बनाने के बाद हम चित्र का पहले क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। तो चित्र हम लिखेंगे, चित्रानुसार माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है।
जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2a है। माना विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है? P, जहां हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना अगर हम लिखने के बाद आगे बढ़ें तो अब हम पहले बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। हम लिखते हैं बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हमने क्या मान के रखा है चित्र में? E1। तो E1 बराबर, जैसे हमने पीछे वाले डेरिवेशन में सूत्र देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? AP, यानी AP का स्क्वायर। और हम यहाँ देखें E1 की दिशा तो A से कहाँ जा रही है? P की ओर। तो अगर हम ये तीर देखें तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से P की ओर। तो इसकी दिशा क्या होगी? AP के अनुदिश। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हमने क्या मान के रखा है? E2। तो E2 बराबर सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, लेकिन इसकी दिशा क्या, इसकी दूरी क्या है? BP, तो BP का स्क्वायर। लेकिन अगर हम चित्र में देखें तो E2 की दिशा क्या है? PB के अनुदिश। तो ये माइनस Q जो यहाँ होना चाहिए, दिशा बदलने के कारण क्या हो जाता है? प्लस Q। अब अगर आप ज्यामिति से देखें तो ये एक आपको त्रिभुज दिखेगा। इस त्रिभुज में यहाँ जो मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु यहाँ क्या करता है? लंब डालता है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं और इन कोणों को हमने थीटा मान के रखा है, तो हम देखते हैं कि अगर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम लगाएं तो ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, और चूंकि ये मध्य बिंदु है अतः ये इन दोनों भुजाओं के मान समान होंगे तथा ये कोण 90 डिग्री के बनते हैं। तो हम भुजा कोण सर्वांग समता से देखते हैं कि जो AP है और BP है, यानी दोनों कर्ण के मान क्या होंगे? समान होंगे। तो ज्यामिति से हम देखते हैं कि AP बराबर BP आता है। जब AP और BP दोनों समान हैं तो अगर हम सूत्र देखें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों समान हैं, और यहाँ AP का स्क्वायर है, यहाँ BP का स्क्वायर, और AP BP बराबर है। तो इन E1 और E2 के परिमाण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, और उनके बीच का जो कोण है, तो E1 और E2 के बीच का कोण इतना थीटा, यानी टोटल कोण कितना है? 2 थीटा है। तो अगर हम यहाँ देखें कि PAO बराबर थीटा और PBO बराबर थीटा, तो हम चित्र से लिख देते हैं। अब अगर हम देखें कि जो E1 है इसको कितने घटकों में वियोजित किया गया है? 2 घटकों में। एक क्षैतिज घटक है, इसकी दिशा है E1 cos थीटा। तो E1 क्या होगा? E1 cos थीटा कहाँ है? क्षैतिज दिशा में। अगर लंबवत घटक यानी ऊर्ध्वाधर घटक देखें तो E1 sin थीटा कहाँ है? ऊर्ध्वाधर दिशा में। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? E2 को भी 2 घटकों में वियोजित कर देते हैं। E2 cos थीटा की दिशा वही है जो E1 cos थीटा की दिशा, तो E2 cos थीटा क्षैतिज घटक होगा, और जो E2 sin थीटा होगा वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। चूंकि हमने यहाँ देखा कि E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, तो हम लिख देते हैं कि E1 बराबर E2। तो जो E1 बराबर E2 अगर दोनों बराबर हैं तो हम देखते हैं कि E1 sin थीटा की दिशा ये है और E2 sin थीटा की दिशा ये, और E1 और E2 परिमाण में बराबर है और दोनों में sin थीटा का गुणा है, और दोनों की दिशा अगर बराबर है, दोनों की दिशा अगर विपरीत है तो इसको अगर हम माइनस करें E1 sin थीटा E2 sin थीटा को, तो मान 0 होगा, अर्थात ये दोनों मान आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। किंतु क्षैतिज घटक, दोनों क्षैतिज घटकों की दिशा सेम है, और जब दोनों की दिशा सेम है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, अर्थात वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर हमने देखा कि ये E की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसी दिशा में E1 काम करता है, इसी दिशा में E2, अर्थात दोनों की दिशा समान है। तो E1 और E2 cos थीटा यहाँ हमने पहले ही बताया कि ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ हमने देखा है कि E1 और E2 परिमाण में बराबर है, तो E1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, E2। तो इस समीकरण में E बराबर E1 cos थीटा और E2 की जगह हम क्या रख देते हैं, E1 cos थीटा। तो यहाँ देखेंगे आप E1 cos थीटा जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। तो 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP²। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो कॉस थीटा, और अगर हम देखें कि ये E की दिशा क्या होगी, तो अगर हम देखें यहाँ AB है और यहाँ ये E की दिशा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो हम इसे लिखेंगे AB के समांतर। अब हम इधर से हमारे पास सारे वैल्यू फाइंड है, सारी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अगर हम AP की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में रख दे तो हमारा ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज POA में, समकोण त्रिभुज POA में। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक प्रमेय काम करती है, उसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम कर्ण को क्या मान लेते हैं, AP, लंब को क्या मान लेते हैं, OP, और आधार को क्या मान लेते हैं, OA। तो हम लिखते हैं AP² बराबर OP² प्लस OA²। तो AP² बराबर, अगर हम OP की वैल्यू देखें तो क्या है, R, तो R²। OA की वैल्यू देखें OA की वैल्यू देखें तो कितनी है, A, तो A²। तो AP बराबर, ये स्क्वायर है तो इधर क्या दे देगा, अंडर रूट, और हमको AP की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R² प्लस A²। और चूंकि ज्यामिति से हमने देखा कि AP बराबर BP, तो BP की वैल्यू वही होगी जो AP की वैल्यू आई है। आगे देखते हैं, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल देते हैं। हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा जो होता है, हमने एक सूत्र पढ़ा है LAL/KKA। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर हम यहाँ आधार देखें तो कितना है, OA, तो हम लिख लेते हैं OA, और कर्ण को हम क्या देखते हैं, AP, तो AP बटे AP। OA की वैल्यू कितनी है, A, और AP की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला, अंडर रूट R² माइनस A²। तो इस cos थीटा और इस AP² की वैल्यू हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP² की वैल्यू देखें तो कितनी है, R² प्लस A²। और यहाँ अब देखिए, अगर किसी का अगर कहीं अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी जो पावर होती है वो कितनी होगी, 1/2। तो यहाँ देखिए कि गुणे में घात आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ दोनों के आधार समान है तो इनकी घातों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें कि 1/2 धन 1 करें, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखें, तो 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा, 2 1 3/2। तो हम लिखते हैं E बराबर, इस 2 को इससे 2A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2A मल्टीप्लाई लिख देते हैं Q, और ये आधार समान थे तो आधार समान लिख के, और जो घात है आधार समान है तो इसमें इधर हम घातों को जोड़ देते हैं। घातों को जोड़ने में कितना मिलता है, 3/2। लेकिन हमने एक सूत्र पढ़ के रखा है कि जो 2A गुणे Q होता है वो P होता है। कल ही हमने विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी थी कि कोई आवेश और उसके बीच की जो अल्प दूरी है उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो 2A मल्टीप्लाई Q की जगह हम क्या रख देते हैं, P। और अगर अब हम यदि मान लें
कि a इज़ वेरी वेरी लेस देन r, मतलब a का मान r की तुलना में बहुत छोटा हो, अर्थात या तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी हो या तो बिंदु P इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो हम a के मान की क्या कर देते हैं, उपेक्षा। तो यहाँ a के मान को हम हटा देते हैं। जैसे ही a के मान को हटाते हैं तो इधर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r स्क्वायर की पावर 3/2। चूँकि पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो r पावर 3। और अगर इसी को हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम इसे वेक्टर E और वेक्टर P कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने ज्ञात किया निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया, और ये व्यंजक काफ़ी बड़ा भी है और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, और इस पूरे व्यंजक यानी ये जो डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरे डेरिवेशन की जान इसकी चित्र है। तो एक बार चित्र को हम पुनः समझते हैं, और चित्र को समझने से हम इसका वर्णन भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पुनः चित्र। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। माना विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके बाद हम चित्र को कंप्लीट कर लेते हैं और डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे लिखते हैं लिखेंगे बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हमने क्या मान के रखा है, E1। तो E1 बराबर वही कूलाम के नियम का जो सूत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP स्क्वायर। और E1 की दिशा देखें तो तीर कहाँ से कहाँ जा रही है, AP की दिशा में, तो हम क्या लिख देते हैं, AP के अनुदिश। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसे देखें तो हमने क्या मान के रखा है, E2। सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ दूरी क्या है, BP, तो हम BP स्क्वायर लिख देते हैं। किंतु अगर E2 की दिशा देखें तो क्या है, PB के अनुदिश है, तो हम उसे PB के अनुदिश लिखते हैं। चूंकि दिशा विपरीत है इसलिए ये माइनस Q का हो जाता है, प्लस Q का हो जाता है। अगर हम ज्यामिति से देखें तो अगर हम यहाँ इस त्रिभुज को देखें तो ये इसका क्या है, मध्य बिंदु, यानी ये इसका अर्धक है। तो ये अगर त्रिभुज हम PBO और POA में देखें तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और ये जो दोनों कोण बन रहा है लंबार्धक वो 90 डिग्री का बनता है। तो अगर हम भुजा भुजा कोण सर्वांगता का नियम लगाएं तो इसके ये कर्ण भी बराबर होते हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम अवगृहित से, तो ज्यामिति से हम देखते हैं कि AP बराबर BP, तो E1 और E2 के परिमाण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि E1 के फार्मूला में यहाँ AP है और यहाँ BP, बाकी सारे मान दोनों के इक्वल हैं, और जब AP और BP बराबर हैं तो इन दोनों के परिमाण बराबर होंगे, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा, थीटा कितना है, 2 थीटा है। और अगर हम देखें कि PAO बराबर हमने थीटा माना, PBO बराबर हमने थीटा माना, तो E1 कितने घटकों में वियोजित होगा, 2 घटक। एक होगा E1 cos थीटा क्षैतिज घटक, E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। फिर इसी प्रकार E2 के भी 2 घटक होंगे, तो E2 cos थीटा क्षैतिज घटक, E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। हमने देखा कि E1 और E2 परिमाण में क्या है, बराबर है। तो इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दोनों विपरीत दिशा में हैं और E1 E2 के मान बराबर हैं, अतः यह एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। किंतु जो क्षैतिज घटक हैं वो दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर, चूंकि क्षैतिज घटक जुड़ गए थे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों क्षैतिज घटकों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो E1 2E1 cos थीटा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ हम E1 का वैल्यू पहले से फाइंड करके रखें तो इस E1 के वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं cos थीटा। और अगर अब हम इसकी दिशा देखें E की, तो आप देखें कि ये E की दिशा है और ये AB के कैसे है, समांतर, तो हम लिख देते हैं AB के
समांतर। अब हम यहाँ से AP और cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज POA ले लेते हैं। POA लेने का कारण यह है कि यहाँ से हम AP को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग यानी AP का स्क्वायर बराबर लंब यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार यानी OA का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर तो हमें फाइंड ही करना है। OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है R स्क्वायर और OA की वैल्यू कितनी है A यानी A स्क्वायर। तो AP बराबर यहाँ स्क्वायर है तो ये इधर क्या दे देगा अंडर रूट दे देगा। अगर हम cos थीटा निकालें तो लाल बटे कक्का तो आधार बटे कर्ण, तो अगर आप आधार देखेंगे तो A है और कर्ण कितना है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब हम जो AP स्क्वायर है और cos थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में इनपुट कर देते हैं। तो E इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू कितनी है A R स्क्वायर प्लस, तो यहाँ अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब हम जानते हैं कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो हम 2A और Q को एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं और इसकी पावर को जोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि 2A गुणे Q बराबर P होता है, जो कि कल ही हमने कक्षा में पढ़ा था। तो 2A गुणे Q बराबर P यानी विद्युत द्विध्रुव गुण है, तो इसकी जगह हम P लिख देते हैं। और अब हम मानते हैं कि यदि A का मान बहुत कम हो, हम पहले से ही जान के रखे हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है अल्प है, तो A के मान को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। तो A के मान को जैसे ही छोड़ते हैं तो यहाँ R स्क्वायर की घातें 3/2 आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब। और अगर हम इसी का सदिश रूप लिखना चाहें तो हम E के ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, और P के ऊपर एक वेक्टर यानी ये भी एक सदिश राशि है, तो ये क्या होता है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इस प्रकार हम फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसे हम स्थिर विद्युत बल यानी स्थिर वैद्युत, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत तथा क्षेत्र, उसके 2 महत्वपूर्ण और जो 2 सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं उन्हें एक सिंपल वे में समझा। तो ऐसे ही अगर आप आगे के काफ़ी टफ क्वेश्चंस को एक सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को बहुत से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल एकदम अभी नया है और आपका जो ये प्यार है, आपका थोड़ा सा जो सहयोग है इस चैनल को काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। और साथ ही जो दूर दराज गांव में बैठा कोई स्टूडेंट है उस तक भी शिक्षा को प्रसारित करने में योगदान दे सकता है। तो इस चैनल को खूब से खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबाएं, जिससे अगर कोई नोटिफिकेशन हो, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी सूचना वहां तक पहुंच जाए। और सिलेबस हम आपको एग्ज़ाम के जस्ट पहले पूरा करा के देंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल तथा ऑब्जेक्टिव जो आपके मन में जो दुविधा है वो सारे क्वेश्चंस आपको राहुल सर PCM चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें और अधिकतम से अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।